हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार झा आपके अपने यूट्यूब चैनल झा स्टडी पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एनसीईआरटी का महासंग्राम स्टार्ट किया और इसे ख़त्म करेंगे सफलतापूर्वक। दोस्तों, जैसा कि आपको ये भी पता होगा, कल हम एनसीईआरटी क्लास 7 के ख़त्म करके आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तारीखें कितना महत्वपूर्ण होती है, यानी कि इतिहास में तारीख कितना महत्वपूर्ण होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक वक्त ऐसा था जब इतिहासकार तारीख के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राज्य का ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गमागम बहस चलती थी। यानी कहने का मतलब है, एक वक्त ऐसा था जब इतिहासकार लोग क्या करते थे, तारीख के जादू में ही खोए रहते थे। उसे मालूम ही नहीं चलता था कि कौन सा राजा कब युद्ध जीता, किस राजा का ताजपोशी कब हुई, कौन सा युद्ध हारा, इसके बारे में उसे कोई जानकारी ही नहीं था। इन्हीं तारीखों पर गमागम बहस चलती थी। आम समझ के हिसाब में इतिहास को तारीख का पर्याप्त माना जाता है। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? कहने का मतलब है कि बहुत लोगों के मुंह से आप सुने होंगे, आज भी हम लोग सुनते हैं। नहीं, कई व्यक्ति के मुंह से तो यह भी सुनते हैं कि इतिहास तो मत रखो, या इतिहास के पीछे ध्यान ही नहीं। तो इतिहास क्या है? बहुत उबाऊ सब्जेक्ट, इसमें तारीख रटने पड़ते हैं। दोस्तों, यकीन करिए, वो व्यक्ति हो सकता है कि इतिहास के बारे में अच्छी तरह से समझ ना हो, या शिक्षक के द्वारा उसे अच्छी तरह से समझाया ना गया हो, इसलिए वो व्यक्ति यह बात बोलता है। आप खुद से एक बार पढ़ने की कोशिश तो कीजिए। असंभव कुछ नहीं होता दोस्तों, दुनिया में सब कुछ संभव है। यही बोल रहा है कि आम समझ के हिसाब से यदि हम देखें तो इतिहास की एक तारीख का पर्याप्त है, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें से कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होते हैं। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ किस तरह की थी और उसे क्या बदलाव आया। जैसा कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में ही बात करने लगते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा कोई समय होता है कि यदि मान के चलिए कोई भी चीज़ अतीत में है, तो अतीत में उसे क्या परिवर्तन हुआ है, किस तरह से थी वो अतीत में कोई भी चीज़ किस तरह से थी, अब वर्तमान में उसमें क्या परिवर्तन है। इस दोनों को कंपैरिजन करने में क्या होता है, तो हमें तारीख का कहीं ना कहीं हम तारीख का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप मान सकते हैं कि आपके हम एक उदाहरण दें, यानी कि अच्छे डेमो के साथ बताएं, तो आपको एक सिंपल उदाहरण दें कि आपने गांव, आपके कस्बे, आपके शहर में देखे होंगे कि किस तरह से पहले अतीत में पहले सड़क कीचड़ की सड़क हुआ करती थी, फिर ईंट की सड़क बनी, फिर कंक्रीट की सड़क बनी। इसी तरह से हम क्या करते, तो अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम तारीख का जिक्र करते हैं। रोज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हम हमेशा के लिए ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुकता हो जाते हैं और ऐसा सवाल पूछते हैं कि जो वाकई इतिहास होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़कियों से बाहर झांकते हुए आप अपने जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। गाड़ी से आ जाने से पहले लोग दूर दूर तक यात्रा किस तरह करते थे। रेलगाड़ी नहीं रहती तो पहले यात्री दूर दूर तक यात्रा किस प्रकार से कर पाते। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय के लोग को चीज़ों का जानकारी कैसे मिलता है। कहने का मतलब है कि हम यानी कि हम बात करें तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यदि हम देखते हैं, तो कभी कभी हम ऐसा सवाल देखते हैं जो अपने आप से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कई ढाबे पर कई जगह चाय पीते हुए किसी व्यक्ति को घूंट भरते देखते हैं, तो हम सोचते थे, कभी ना कभी हम सोचते हैं कि अरे यार, ये चाय का निर्माण कब हुआ होगा। कभी हम रेलवे में सफ़र करते हैं, तो हमने अपने जहन में यह सवाल उठाते हैं कि अगर रेल कब से स्टार्ट हुई, किस शासक के समय स्टार्ट हुआ, कौन से गवर्नर जनरल ने रेल का स्टार्ट किया। ये कुछ ना कुछ सवाल आपके मन में अवश्य चलता रहता है। अगर हम किसी व्यक्ति को अखबार पढ़ते देखते हैं, तो यह सोचते हैं कि अखबार कब से स्टार्ट हुई। अगर अखबार नहीं था तो व्यक्तियों का पहले संदेश वाहन कैसे हुआ जाता था। ये सब जो है ना कुछ हमारे ये जितने भी प्रश्न हैं, हमें क्या करते हैं, तो समय को सीखने के लिए, यानी कि समय क्या करते हैं, तो ये सारे जो ऐसे सवाल है जो समय के बारे में सोचने के लिए हमें क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं।
हम ये सोचने लगते हैं कि अगर रेलवे कब से स्टार्ट हुई, यानी कि रेल नहीं था तो व्यक्ति कैसे चलते थे, कैसे दूर दूर तक यात्रा करते थे। आज रेल आ जाने से क्या होता है, घंटों को काज मिनट में हो जाता है। यानी कि सोचने के लिए हम क्या करते हैं, तो समय के बारे में सोचने के क्या करते हैं, तो हम प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों में पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसे ऐसे प्रक्रिया के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होगा जो एक लंबे समय तक चलती आ रही है। कहने का मतलब है कि वो हर समय के लिए हमेशा साल या महीने का पैमाना नहीं चलता होगा। अगर आप 1857 क्रांति पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखिएगा कि वो जो 1857 की क्रांति होती, भले ही मेरठ से स्टार्ट हुई है, मेरठ से भले ही क्या हुआ, मेरठ से स्टार्ट हुई है, और वो जो है वो मंगल पांडे के नेतृत्व में और विस्तृत हो जाती। लेकिन आप ये जानते हैं, भले मेरठ से स्टार्ट, लेकिन उससे पहले से वो क्रांति चली आती। मंगल पांडे के नेतृत्व में क्या हुआ, उसका विस्तार हो गया, तो वहीं से ये स्टार्ट हो गया। यही कहने का यहाँ पे मतलब है कि जो जो समय तक लंबे से चली है, भारत में लोगों ने अचानक एक दिन, यानी कि ये तो नहीं हुआ है एक दिन, अचानक एक सभ्य व्यक्ति शाम को आ गया चाय पीना स्टार्ट कर दी। ये तो सिलसिला कितने दिन से चलता आ रहा होगा, कितने सालों से चलता आ रहा होगा, तब आ जाके ये परंपरा बन चुका है कि भारतीय लोग आज भी चाय पीते, लेकिन शुरुआत करते। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ गया। इस तरह की प्रक्रिया के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं होगा। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस बताना भी संभव नहीं होगा। ये सारी चीज़ें एक लंबी समय में घटना घटी यार। ये जो सारी चीज़ है ना, ये क्या होती है, एक तो ये जो सारी चीज़ का दौर है, एक लंबी घटना के साथ घटित आ रही है, इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। एक समय ऐसा आता है जो कि इसका विस्तार हो जाता है। यदि 1857 क्रांति को देखें, इसका विस्तार हो जाता है। मंगल पांडे के नेतृत्व में क्या होता है, तो मेरठ से इसका विस्तार स्टार्ट हो जाता है। ये तो नहीं होगा कि उससे पहले 1857 की क्रांति नहीं चलती रहेगी, चलती रही होगी, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, विस्तार हो जाता है। इसलिए वहाँ पे एक अवधि की बात कर देते हैं। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं। जब वे खास बदलाव में दिखाना तो क्या होते हैं, तो खास बदलाव में दिखना शुरू हो जाते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, एक लंबी अवधि के लिए एक अवधि के लिए उसे क्या करते हैं, बता सकते हैं। खास अवधि के लिए शुरू कर देते हैं। तो फिर लोग इतिहास को तारीख से क्यों जोड़ते हैं, तो अब कहने का मतलब है, फिर लोग इतिहास को तारीख से क्यों जोड़ते हैं, यानी तारीख इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो इतिहास को हम फिर तारीख से क्यों जोड़ते हैं। इसका क्वेश्चन, इसका जो आंसर है यहाँ पे देखिए। इस जुड़ाव की एक वजह क्या है, एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता है। कहने का मतलब है, जब एक ऐसा समय था जब बड़ी बड़ी युद्ध एवं घटनाओं को क्या माना जाता, उसको इतिहास मान लिया जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में रहता था। ये जो इतिहास होता था, राजा उनके महाराजा उनकी नीतियों के बारे में होता। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा का ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चे पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन। कहने का मतलब है कि एक समय ऐसा था जब उसके राजा और महाराजा की नीतियों के बारे में लिखा जाता था, कि वह कब उसका ताजपोशी होती है, कब उसका विवाह हुआ, कब उसका बच्चा जन्म लिया, क्या कौन सा युद्ध हारा, कौन सा युद्ध जीता। लेकिन अब क्या होता है, इस घटना के लिए क्या होता है, तिथि, निश्चित तिथि बताई जाती है। इस घटना की क्या होती है, निश्चित तिथि बताई जाती है। इसी घटना के लिए हमारा क्या होता है, तारीख का जुड़ना होता है। और इस तरह से इतिहासकारों में तिथि का महत्व बढ़ता गया। इस तरह से क्या होता है, इतिहासकारों में तिथि का महत्व बढ़ता गया। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आप देखा कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवाल के बारे में भी लिखने लगे। कहने का मतलब है कि हमने पिछले 2 साल के इतिहास की किताब में देखे कि इतिहासकार जो होता है दूसरे मुद्दे और दूसरे सवाल पर भी चर्चा करने लगे। पहले तो क्या था, तो राजा का नीतियों एवं उसके जो युद्ध का वर्णन होता था, उसको कब बच्चा पैदा हुआ, क्या कब हुआ, उसके बारे में डेट दिया रहता। लेकिन अब इतिहासकार दूसरे बारे में, दूसरे मुद्दे पर, दूसरे सवाल पर भी चर्चा करना, लिखना स्टार्ट करती हैं, चर्चा करना भी स्टार्ट करती हैं। वे इस बात पर अध्ययन करते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते होंगे, वो क्या पैदा करते थे, वह क्या खाते थे, शहर कैसे थे और बाजार किस तरह फूला। इस तरह रियासत बनी, इस नए विचार पनपने और संस्कृति और समाज किस तरह से। कहने का मतलब इतिहासकार क्या होता है, तो अब दूसरे सवाल पर, दूसरे मुद्दे पर, दूसरे सवाल पर चर्चा करने लगते। कहता है कि उस समय का व्यक्ति कैसा रहा होगा, उस समय लोग की स्थिति क्या रही होगी, कैसे वो अपना रोजी रोटी चलाता हो, कैसे लोग अपना भरण पोषण करता होगा। कुछ व्यक्ति तो अपने भरण पोषण करने के लिए कहीं पर काम करते थे, या कहीं पर क्या थे, घूम घूम कर अपने सामान का व्यापार किया करता था। लेकिन एक शहर ऐसा था जहाँ पर क्या होता, बेचारी जहाँ पे लोग गाँव से आकर वहाँ पर क्या करता था, अपनी बाजार किया करता था, जो कि
जो लोग वहाँ से आकर क्या कर गाँव से आकर शहर में प्रचार किया जाता था, इसी तरह प्रचार की फैलती चलेगी। वहाँ अनेक तरह के व्यक्ति आने से क्या होता है, सामाजिक परंपरा बढ़ता है, संस्कृति का बढ़ाव होता है। इसी तरह से क्या होता है, रियासत बदलने लगती है। अब हम बात करते हैं कौन सी तारीख। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। आज जो हम तारीख चुनते हैं, जिस तारीख के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होता। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को घटित मानकर चलने लगते हैं। कहने का मतलब है कुछ तारीख ऐसा होता है, तो तारीख तो इम्पोर्टेंट नहीं होती, यानी कि मान के चलिए आज 5 तारीख है तो 5 तारीख इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 5 तारीख में जो घटना घटी, ये घटना इस तारीख को क्या कर देता है, तो इम्पोर्टेंट बना देता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है, जो कुछ तारीख को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। जब हम जो तारीख चुनते हैं या जिस तारीख की बात हम बात करते हैं, जिस तारीख के इर्द गिर्द हम बात करते हैं, जिस अतीत की हम कहानियाँ बुनते हैं, वह महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन इसमें जो घटना घटित होते हैं, वह घटना क्या करते हैं, उस तारीख को महत्वपूर्ण बना देते हैं। हमने मुद्दे पर अब हम चलते हैं इससे हम क्या करते हैं, एक उदाहरण से हम इसका क्या करते हैं तो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें से हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल क्या महत्वपूर्ण है। और ये इतिहास का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासनकाल से शुरू होता है और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता है। ये कहने का जो पहले हमको बताते, पहले क्या चलता था, गवर्नर चलता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, 1857 ईस्वी के बाद के गवर्नर जनरल आ गया, जो गवर्नर जनरल का प्रस्तुत हमारा 1946 या 47 ईस्वी तक पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, तो हर यहाँ पर बोलता है कि हर गवर्नर जनरल के लिए क्या होता है, शासक, यानी कि उसका क्या होता है, शासनकाल महत्वपूर्ण होता था। बाकी यहाँ तक आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म हो जाता है। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल जैसे कि हेस्टिंग, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, यानी कि इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। यानी कुछ इस इतिहासकार के में गवर्नर जनरल और वायसराय का भी कभी खत्म, ये जो इतिहास पर चल रहा है, इसमें गवर्नर जनरल और वायसराय की कभी खत्म ना होने वाली सिलसिला छाई रहती थी। लेकिन इतिहासकार इन किताबों के सारी तारीखों का महत्वपूर्ण इस अध्याय के अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर तय होता था। यह ऐसे था मानो कि इस लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके जानना महत्वपूर्ण हो। इस लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों में, कहने का मतलब होता है जो ये गवर्नर जनरल थे। ये गवर्नर जनरल क्या थे, तो एक गवर्नर जनरल के बारे में ऐसा सिलसिला था, यानी कि ऐसा सिलसिला छाया हुआ था जो कभी खत्म नहीं होता था। इतिहासकार इसके बारे में बताते हैं, यानी कि तारीख का महत्व इस अधिकारियों उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय किया जाता था। लेकिन यदि हम देखें, क्या इसी दौर के इतिहास को अलग अलग ढंग से नहीं लिखा जा सकता है। गवर्नर जनरल के इस इतिहासकार के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, हाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। यानी कि इतिहासकार को बनाने के लिए हम अपने हमारा जो भारतीय विभिन्न समाज की परंपरा है, यानी कि समूह के वर्गों गतिविधियों को दे सकते। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, पहले यदि हम पहले चलें तो क्या होता था, इस जो हिंदुस्तान में जो भी क्या होता था, आर्थिक, संस्कृति और सामाजिक जो नींव डाली जाती है, इसके गवर्नर जनरल के द्वारा डाली जाती थी। इसलिए क्या होता है, इसको लिखना वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको तारीख को लिखना क्या होता है, तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी कि जो भी कुछ करते थे गवर्नर जनरल के समय, गवर्नर जनरल के द्वारा क्या होता था, तो वहाँ पे किया जाता था। इसलिए क्या होता था, गवर्नर जनरल का तारीख देना, उसके विषय में लिखना महत्वपूर्ण हो जाता था। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है। बोल रहा है कि जब हम कोई इतिहास या कहानी को लिखते हैं, मान के चलिए कोई हम इतिहास या कहानी को लिखते हैं, उसे हम प्रायः क्या करते हैं, टुकड़ों या अध्यायों में तोड़ देते हैं। हम इसलिए करते हैं, तो इसमें क्या रहे, हमारा क्या इंटरेस्ट बने रहे, हमारा क्या रहे, समझ पकड़े रहे और हमें पढ़ने में बोरिंग ना लगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो इतिहास को लिखते हैं, टुकड़ों और कहानियों में बांट देते हैं। हम क्या क्यों करते हैं ऐसा, इसलिए आप यहाँ पे बोल रहा है, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। लेकिन अध्याय या पुस्तकों, यानी कि उससे क्या करते, टुकड़ों या अध्याय हम इसलिए बांट देते थे क्या कि हमें वह उसमें इंटरेस्ट बने रहे, उसमें हम क्या करें, तो अपनी समझ को पकड़ को बनाए रखें और हमें पढ़ने में बोरिंग ना लगे और याद करने में सुविधा हो। इसलिए हम क्या करते थे, अध्याय या टुकड़ों में बांट देते थे।
अब हम बात करें इस प्रक्रिया में, हम सिर्फ उन घटनाओं को जोड़ देते हैं जो कहानी का प्रेस करता है, यानी कि इस प्रक्रिया में जो अध्याय को जोड़ते हैं उस घटनाओं को जोड़ते हैं जो कहानी में प्रेस करने में मदद करता है। जो इतिहास का गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारत की गतिविधियों कोई मान्य नहीं रखी जाती, उनमें उनके लिए वह कोई जगह नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया गया था वे महत्वपूर्ण नहीं थे, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण होगी। हम चलते हैं इसमें पढ़ा है, हम क्या देखें, इतिहास को टुकड़ों को क्यों अध्यायों तोड़ के लिखा जाता है, गवर्नर जनरल महत्वपूर्ण क्यों है, इसी के बारे में देखिए। अब आगे देखते हैं हम अवधियों कैसे तय करते हैं। यानी कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, यदि अभी आप वीडियो पॉज करिएगा, मैप में जाके देखिएगा कि स्कॉटलैंड कहाँ पे। आप स्कॉटलैंड मैप पे जाके देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो है हमारा स्कॉटलैंड के बारे में आप प्रीलिम्स में जाके देखिए, पीटी में जाके देखिए, इसका बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है। आप क्या करिए, वीडियो कभी पॉज कर दें, आप जाके देखें कि स्कॉटलैंड मैप में कहाँ पर है, इतना करिए। उसके बाद फिर से चलते हैं। और यानी कि जो स्कॉटलैंड ने 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों, यानी कि तीन विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि भारत का एक इतिहास नामक पुस्तक कौन लिखा है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कितने बार पूछ चुका है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, किसने लिखा है? तो जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने यह किताब में क्या बताया, तो भारत को इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीनों काल में खंडों में बांटा, यानी कि सिख नहीं बांटा, यानी कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश को ही सिर्फ यानी कि 3 कालखंडों में बांटा है। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादा लोगों ने मना भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए इन तरीकों को कोई समझे कि नहीं है? अरे भाई, ये जब हम हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश को बांट देते हैं तो इसमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या करें, इनमें कोई समस्या भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? कहने का मतलब है, जो इतिहासकार को हम क्या करते हैं, अलग अलग कालखंडों में बांटने की हम कोशिश क्यों करते हैं? इसका वजह एक है कि हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्र बिंदु यानी केंद्र तत्व को पकड़ने की कोशिश करते हैं। किसी भी दौर को हम क्या करते हैं, उसके केंद्र बिंदु को पकड़ने के तत्व करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिसके सहारे हम समय को बांटते हैं। कहने का मतलब है, किसी भी दौर की खासियत तो उसके केंद्र तत्व को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, तो उसे ये सारे हम समय बांट सकते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में विचार को दर्शाता है, वे हमें बताता है कि एक अवधि से दूसरे अवधि के बीच आए बदलाव को क्या महत्व है। कहने का मतलब है कि यदि हम आपको एक एग्जाम्पल समझाएं, तो यदि आप कहीं पे घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं, पर्वत को देखिएगा, उसको बारे में सोचिएगा कि ये पहले कैसा था, अब पहले इसका आकार कैसा था, इसका आसपास के क्षेत्र कैसा था, अब कैसा था। इस प्रश्न को ढूंढने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, तो अतीत में जाना पड़ेगा। अतीत में जाकर इस प्रश्न को ढूंढा जा सकता है। यहीं पर यह कहता है कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का यह महत्व है। हम आगे यदि हम पढ़ें तो मिल को लगता है कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। कहने का मतलब मिल को यह लगता है कि जितने भी एशियाई समाज है, हमारे एशियाई समाज है, यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का ही राज चलता था। कहने का मतलब है कि मिल्स क्या कहते थे, अंग्रेज़ के आने से पहले क्या चलता था, भारत पर हिंदू और मुस्लिम का तानाशाहों का राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धर्म और वैर जातिगत बंधुकों और अंधविश्वासों, यानी कि जो अंधविश्वासों का ही बोलचाल। कहने का मतलब है, जो इतिहासकार, यानी कि हम अंग्रेज आने से पहले क्या थे, यहाँ पे मुगल था, मुगल से पहले क्या थी, संतुलन थी। यानी अन्य तरह के हिंदू और मुसलमानी तानाशाही यहाँ पर रहते थे। यहाँ पे क्या था, तो एक मतभेद हुआ करता था, यानी कि वो धर्म के बगैर हो सकता है, यानी कि एक अंधविश्वास होता था धर्म के बगैर, जाति के बगैर, यानी कि बंधुओं के बगैर, अन्य तरह की बोलबाली, यानी कि धर्मीय, यानी कि अंधविश्वास हुआ करता था। इसीलिए मैं क्या करता, तो इसीलिए क्या होता था, मिल की राय में ब्रिटिश शासक भारत को सत्ता की राह को ले लेते। कहने का मतलब है कि मिल की राय था कि ब्रिटिश शासक यदि चाहते तो भारत को सत्ता की राह पर ले जाया जा सकता था। इस कामों के लिए जरूरत था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानून को लागू किया। यानी कि ये जो ब्रिटिश शासन यदि चाहते तो भारत को सत्ता की राह पर ला सकता था। इस काम के लिए उन्हें क्या करना जरूरी पड़ता था, यानी क्या करना पड़ेगा, तो भारत जो यूरोप में शिष्टाचार है, कला है, संस्थानों है और
कानून को लागू करना होगा, तभी जाके क्या होगा, तो यहाँ पे वो लागू होता। लेकिन मिल ने तो यह भी सुझाव दिया कि अंग्रेज को भारत के सारे भूभाग पर क्या कर लेना चाहिए, तो कब्जा कर लेना, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। कहने का मिल क्या कहता है, तुरंत ही क्या करना चाहिए, तो ब्रिटिश को पूरे भारत पर कब्जा कर लेना चाहिए, जिससे हमें क्या होगा, तो भारतीय जनता को ज्ञान होगा, सुखी जीवन प्रदान होगा। उसका मानना था कि अंग्रेज की मदद से बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं करता। उसका मानना क्या था कि अंग्रेज की मदद नहीं ना, अंग्रेज की मदद के बिना क्या होते थे, हिंदुस्तान प्रगति नहीं होता। यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे आपको। हम यहाँ पे कुछ बोलना चाहते हैं कि कर सकते थे, या कि हमारे अंदर धर्म के विरुद्ध, जाति के विरुद्ध अनेक तरह की अंधविश्वास की भावना ना होते, तो इसे हम कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? यही भावना जो है ना, यही भावना की वजह से हमें क्या किया, ब्रिटिश सरकार के कब्जों में रहना पड़ा, बंदी बना के रहना पड़ा। यदि हमारे बीच मतभेद ना होता, धर्म के प्रति, यानी कि जाति के प्रति, अनेक बंधनों के प्रति नहीं होता, तो हम आज ये जिनकी जो थी, हमारे अंग्रेज के गुलाम में हम नहीं रहते, हम भी आज़ाद रहते। हमारा भी जो अर्थव्यवस्था है किसी देश की तरह डेवलप होता। जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो रीता, यानी कि यदि हम बात करें सभ्यता को ले जाते हैं, इतिहासकार की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सत्ता प्रति कहता है। इतिहासकार जो एक धारणा थी, क्या था, ये शासक प्रति और सत्ता का भी क्या था, प्रतीक था। अंग्रेज शासक से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तथ्य की धारणा से स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहासकार के किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम के दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौर में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? कहने का मतलब है कि क्या इतिहासकार को दौर को हम हिंदू या मुस्लिम का दौर कह सकते? बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों कह सकते? सभी राजा का अपना एक धर्म अलग होता था, सभी का क्या होता था, अपना एक धर्म अलग होता था, सभी का अपना एक संस्कृति अलग होती थी। ये कहने का मतलब है कि जो इतिहासकार का दौर चल रहा था उसको हिंदू या मुस्लिम का दौर कह सकते? नहीं कह सकते। क्या इन सारे दौर में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? बिल्कुल चलते थे। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन तौर तरीके का कोई महत्व नहीं था। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीनतम भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं हुआ करता। हमें याद रखना चाहिए कि जो हमारा प्राचीन का भारत है, जितने भी शासक हो, किसका एक समान धर्म नहीं था। यानी कि सब क्या करते थे, एक धर्म को क्या करते तो प्रेरित नहीं करते, किसी भी एक धर्म पर वो टिकाऊ नहीं रहते। तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते हैं किसी भी दौर में हिंदू और मुस्लिम का, यानी कि मुसलमान का दौर एक समान होता है, यानी कि एक साथ धर्म नहीं चलता। चलती थी, सभी चलती थी। अगर हम आगे बात करें तो अंग्रेज के द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीनतम, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में और इस विभाजन की अपनी एक समस्या। कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेज के द्वारा सुझाए गए वर्ग से अलग हटकर यदि हम देखें तो भारतीय इतिहास को आमतौर पर 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इसमें विभाजन में भी क्या कुछ समस्या उत्पन्न होने लगी। ये जो इतिहासकार के खंडन को बांटने की थी, यह समझ कहाँ से आई? पश्चिमी तरफ से आई। पश्चिम आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतांत्रिक, मुक्तिक और समानता जैसे आधुनिकी ताकतों के विकास का युग माना जाता है। कहने का मतलब है ये जो पश्चिमी से आई, यानी कि मध्यकालीन आई, प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल जो पश्चिमी से बढ़ के आई, इसमें भी कुछ समस्या थी। कहने का मतलब मध्यकालीन युग में क्या था, हमारी संस्कृति अच्छी थी, हमारी स्वतंत्रता या मुक्ति अच्छी होती थी, हमारा आर्थिक विकास अच्छा होता था। लेकिन अंग्रेज के आ जाने से और हमारे आधुनिक काल के आ जाने से क्या थी, ये सब कुछ लुप्त हो गया। हमारे कुछ नहीं था, ना समानता था, ना स्वतंत्रता या मुक्ति हुआ करती थी, ना ही क्या करता था, हमारे यहाँ आर्थिक विकास हुआ करता था। बहुत सारे इतिहास इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक युग किसे कहते थे? औपनिवेशिक युग हम उसको कहते हैं जो किसी देश के द्वारा, मान लीजिए जब एक देश के द्वारा दूसरे देश पर दबदबे से दबदबाया जाता है, यानी कि जब एक देश के द्वारा दूसरे देश को दबदबाया जाता है, चाहे वो राजनीतिक से हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, संस्कृति बदलाव आते हैं, तो इसको पर क्या हम क्या कहते हैं, औपनिवेशिक कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित। कहने का मतलब है किस तरह से अंग्रेज ने हमारे देश को जीता, किस तरह से स्थानीय राजाओं को, नवाबों को अपने पक्ष में दबा के रखे, और आप देखिए किस तरह से उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित, किस तरह से वो किस कूटनीतिक उपयोग करते क्या किए थे, हमारे अर्थव्यवस्था समाज पर नियंत्रण किए थे। आप सारे खर्च को निपटाने के लिए राजस्व वसूला किया, उनका जो सारा खर्च होता था उसको निपटाने के लिए, वसूली करने के लिए क्या करते थे, राजस्व वसूलते थे, काफ़ी राजस्व वसूलते थे। अपना ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदते थे, यानी उनका जो ज़रूरत
ज़रूरत की जो चीज़ वस्तु होती तो क्या करती थी, सस्ती कीमत पर खरीदा करता था। यानी कि बात हम करें निर्यात के, यानी कि निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलें खेती कराई जाती थी। निर्यात के क्या करते थे, महत्वपूर्ण खेती कर फसलें, यानी फसलों की खेती करके, यानी इसमें इसका एक उत्तम उदाहरण होगा हमारा नील की खेती, जो कि चंपारण में किया जाता था, जो कि खुद के लिए किया जाता था उसके लिए। और इन सारी कोशिशों के कारण, यानी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आया, आप ये भी जानते हैं कि ब्रिटिश शासक, यानी कि ब्रिटिश शासक जो थे, ब्रिटिश शासक के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद रीति रिवाज को और तौर तरीके में क्या बदलाव आया। जब एक देश पर कहने का मतलब है कि किस तरह से हमारे जो राजा हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे, उन पर अपना शासन कैसे स्थापित किए ब्रिटिश सरकार के द्वारा, हमारे जो अर्थव्यवस्था है समाज पर नियंत्रण कैसे किए। यदि इसमें यदि उनको कुछ खर्चा होता था, यानी कुछ किए जाते तो उनको क्या कहता था, राष्ट्र के द्वारा वसूला लिया जाता था। राष्ट्र को बढ़ाकर क्या वसूल लिया जाता, अपनी जरूरत की फसल को उपजाती थी, अपने निर्यात की, यानी कि मान के चलिए यहीं का वस्तु और यहीं का वस्तु के खरीद कर क्या करते थे, यही महंगा बेच दिया करता था। यदि उसको ब्रिटेन में किसी यह वस्तु की जरूरत होती थी, यहाँ से अच्छी कम कीमत पर खरीद कर ब्रिटेन में ले जाकर बेचता था। यदि सिंपल शब्द में समझें तो इसका औपनिवेशिक का क्या अर्थ क्या होता है, जब एक देश के द्वारा क्या होता है दूसरे देश पर अपनी दबदबा इस तरह से रहे, चाहे वो राजनीतिक कारण से, आर्थिक कारण से रहे, और सामाजिक कारण से और सांस्कृतिक कारण से, सभी को यदि बदलाव आता है, यानी कि इन सभी में बदलाव आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक कहा जाता है। लेकिन जल्द ही यह समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं करते थे, इसलिए इस किताबों को हम क्या कहते हैं, अतीत का नाम दिया जाता है। हम किस तरह जानते हैं, हम एक टॉपिक है, हम किस तरह से जानते हैं। भारतीय इतिहासकार के पिछले 250 साल का इतिहासकार लिखने के लिए इतिहास का कौन से स्रोत का इस्तेमाल, कहने का मतलब है जो इतिहासकार जो मान के चलिए 200-250 साल पहले कोई इतिहास लिखता है, तो उस इतिहासकार को लिखने के लिए कौन सी स्रोत की जरूरत चाहिए, कौन सी मटेरियल की जरूरत चाहिए, इसका इस्तेमाल कैसा किया जाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करना, यानी कि अंग्रेज के द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकार का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। कहने का मतलब जो इतिहासकार जो ये अध्ययन किया करते थे, ये इतिहासकार जो अध्ययन किया करते थे, इसमें क्या होता था, तो यानी कि जो अंग्रेज शासन के द्वारा तैयार किया गया सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकार का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। इन्हीं रिकॉर्ड के अनुसार क्या करते थे, इतिहासकार इतिहास लिखते थे। इनका जो अंग्रेज का जो अपना रिकॉर्ड होता था, महत्वपूर्ण साधन होता है, इसके अनुसार क्या करते थे, तो अपना इतिहास लिखते थे। अंग्रेज की मानता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंग्रेज में क्या होता था, चीज़ों को लिखना बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाता था और उन पर वाद विवाद किया जाता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदक पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा होती। कहने का मतलब है जो ब्रिटिश के शासक, यानी कि ब्रिटिश के जो लोग हुआ करते, इतिहासकार हुआ करते थे, लेकिन लिखने में बहुत उसकी दिलचस्पी हुई करती थी। वो लिखने के बाद क्या करते थे, इसमें वाद विवाद करते थे, इसमें जो गलत या सही होता है उसका निर्धारण क्या करते थे। इसी के चलते उसने क्या किए, तो ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदक पर आधारित संस्कृति का भी क्या होता पैदा होता है। अंग्रेज को यह भी लगता था कि तमाम अमद दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना चाहिए जरूरी है, यानी कि अंग्रेज को यह भी लगता कि ये जितने भी दस्तावेज है उसको संभाल के रखना चाहिए, यानी कि जितने भी पत्रों को संभाल कर रखना चाहिए। लिहाजा उन्हें सभी शासकीय स्थापना व अभिलेख कक्ष भी बना दिया गया। यानी कि कहने का मतलब है जो उसकी सुरक्षा के लिए क्या किया, अनेक जगह पर अभिलेख, यानी कि अभिलेख कक्ष भी बना दिया गया। तहसील के दस्तक, कलेक्ट्रेट, कमिश्नरी के लिए प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाए रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्था बनाए। कहने का मतलब है कि सभी रिकॉर्ड के लिए, चाहे वो हमारा प्रांतीय सचिवालय का हो या कचहरी का हो, सभी के लिए क्या अपना अपना एक रूम बना दिया, अपना अपना एक कक्ष बना के, जिसमें क्या उसके महत्वपूर्ण दस्तावेज को सुरक्षा रखे जा सके और उसे अच्छी तरह से यूज कर सके। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या होता है, तो प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा में भेज दिया जाए। इसका जो 19वीं शताब्दी में क्या होता है, तो प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा में क्या होता है, भेजे गए पत्र और ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागार को देख नहीं सकते। यानी 19वीं शताब्दी में क्या होता है, प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा में पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखा में देख सकते हैं। आप
वहाँ आप जिला अधिकारी के द्वारा तैयार किया गया नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों के द्वारा प्रांतीय अधिकारी को भेजने गए निर्देशन और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सालों में इन दस्तावेज की सावधानपूर्ण नकल बनाई। कहने का मतलब है ये जो अभिलेखागार जो होता था, यानी कि उसमें क्या होता था, बहुत तरह की दस्तावेज रखी जाती थी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या होते थे, 19वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेज को सावधानीपूर्वक नकल करना स्टार्ट हो गया। यानी कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत आई, उसमें क्या हुई, तो दस्तावेज की सावधानीपूर्वक सफलता क्या था, नकल बनाई गई। उन्हें खुश नसीबी के माहिर लिखते थे, और खुश नवीसी या सुलेखनीवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर लिखते, बहुत सुंदर ढंग से लिखे। तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक क्या हुई, तो वो तकनीकी भी फैल गई। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यदि हम देखें तो छपाई जो थी छपाई तकनीकी भी फैलने लगी। यानी कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक क्या होता है, तो छपाई फैलने लगती है। 19वीं शताब्दी के मध्य के कहने का मतलब होता है 1850 प्लस, यानी कि 1850 प्लस। उसे क्या कहते हैं, 19वीं शताब्दी के मध्य तक क्या होती है, जो छपाई खाना तो फैलने लगते। इस तकनीकी के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग यानी कि में कार्रवाइयों के दस्तावेज की कई प्रतिलिपियाँ बनाई। जब हमारी क्या होती है, तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक छपाई का क्या होता है, तो छपाई का तकनीकी हमारा आ जाती है। तो उसमें क्या, जितने भी सरकारी दस्तावेज है उसका प्रतिलिपि बना लिया गया, और प्रतिलिपि बना के क्या किया गया, तो उसे संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया। सर्वेक्षण का सर्वेक्षण का क्या होता है, बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासकों के दौरान सर्वेक्षण का चलना भी महत्वपूर्ण हो गया। यानी कि जब औपनिवेशिक शासन के दौरान क्या होता है, सर्वेक्षण का चलन भी क्या होता है, एक महत्वपूर्ण हो गया था। अंग्रेज का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जाना जरूरी होता है। यानी कि अंग्रेज क्या करते, किसी भी देश पर समझते थे यदि हमको किसी क्षेत्र पर या किसी राज्य पर अच्छी यानी कि अच्छी पकड़ चाहिए, तो उस क्षेत्र की राज्य की हमें अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। इसी सही तरह से जानकारी जरूरी होती थी उनके लिए। क्या करती थी, उसे इकट्ठा करती जानकारी वहाँ यदि मान के चलिए कहीं पर वो क्या करते हैं, तो अपना क्या करते थे, वर्चस्व स्थापित करना चाहते, तो वहाँ पर क्या करते थे, उस वहाँ की क्षेत्रीय संस्कृति क्या है, वहाँ पे क्या नहीं है तो सबका क्या करते थे, अपना एक ढांचा तैयार करते थे और जानने की कोशिश करते थे। क्या करते थे, 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। यानी कि 19वीं सदी की शुरुआत में क्या कहते हैं, पूरे देश के नक्शा तैयार करने के लिए क्या किया गया, तो बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किया गया। इन सर्वेक्षण में धरती की सतह, मिट्टी और गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासकार का फसलों का पता लगा। कहने का मतलब है, जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या होता है, तो पूरे देश का नक्शा तैयार किया जाता है। बड़े बड़े सर्वेक्षण, वो गांव में जो राजस्व सर्वेक्षण किया जाता है, इसके तहत क्या जाता है, तो धरती की सतह की, मिट्टी की गुणवत्ता देखी जाती थी, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों को देखा दिया जाता था, और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास का फसलों का भी वहाँ पर क्या पता लगाया जाता था। अंग्रेज की राय में इसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी थी। यानी कि अंग्रेज के लिए क्या करते थे, अंग्रेज की राय थी कि किसी इलाके में शासन करने के लिए वहाँ पे सारी बातों का जानना जरूरी है। 19वीं शताब्दी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी जाने लगा। कहने का मतलब है 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में क्या होता है, तो हर 10 साल के बाद क्या होता है, जनगणना भी शुरू हो जाने। और जनगणना जो शुरू होता है, तो उसमें क्या होता था, जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांत में रहने वाले लोग की संख्या, क्या कहते हैं, जनगणना जो शुरू होती है 10 साल में, तो सभी प्रकार के लोगों की जनसंख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा किया जाए। कहने का मतलब है 19वीं शताब्दी के अंत में क्या होता है, जनगणना भी शुरू हो जाता था, जो 10 साल के बाद 10 साल में जनगणना की जाती है। इससे क्या होता है, जनगणना से हमें क्या होता है, तो वहाँ उस क्षेत्र के लोग की जनसंख्या का पता चलता है, वो कौन सी जाति का है, क्या व्यवसाय करते हैं, सबके बारे में क्या जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि दूसरे सर्वेक्षण भी किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पे क्या किया जाता था, तो वनस्पति सर्वेक्षण भी किया जाता था, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी, पुरातन सर्वेक्षण भी, अन्य प्रकार के सर्वेक्षण किया जाता था। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता, यानी कि अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। अधिकृत के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सारी सरकारी जो रिकॉर्ड है, ये 1857 की चित्र है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। ये 58 की चित्र है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि रिकॉर्ड है। इनमें से हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में होती थी, और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते हैं। ये रिकॉर्ड से हमें यह समझने में
हमेशा मदद नहीं मिलती। कहने का मतलब जो रिकॉर्ड होता था, वहाँ के जो अफसर होते थे, सरकारी अफसर होते, क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किस चीज़ में थी, वो बाद में कौन सी चीज़ बचाए रखना चाहते थे, इन रिकॉर्डों से हमें समझने में कोई मदद नहीं मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं और उसकी कार्रवाई की क्या वजह थी। इस बातों को जानने के लिए हमें कहीं और क्या करना, अपना नज़र को दोहराना होगा, देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रही, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना जाना मुश्किल साबित होता रहा। कहने का मतलब है कि इस बात से भी हमें जानकारी हमें कहीं देखने को होगी कि जब हम ऐसे दूसरे सूत्र की तलाश में निकलते हैं तो उनमें क्या होता है, तो बहुत कमी आती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक हमें उन्हें ढूंढना क्या होता है, ज़रा सा मुश्किल साबित हो जाता है। इस लिहाजा से लोगों की डायरी, तीर्थयात्रियों और यात्रियों के स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की कथाएं और स्थानीय बाजार में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक भी महत्वपूर्ण होती है। इसमें कैसे जानने के लिए क्या होगा, तो स्थानीय लोग की डायरी, तीर्थ यात्रा के महत्वपूर्ण जो लोकप्रिय पुस्तक हुआ करता है, उसके लिए क्या हो गया, ये महत्वपूर्ण हो जाने लगी। जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता बहस भी होने लगी। कहने का मतलब है जैसे जैसे अखबार की तकनीकी बढ़ी है कि अखबार की छपाई शुरू हो गई, तो अखबार छपने के बाद विभिन्न मुद्दा पर बहस चलने लगा और नेता और सुधारकों ने अपने विचार को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासों जो हमारा हुआ करते थे, अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए भी लिखा। कहने का मतलब है जैसे जैसे छपाई तकनीकी फैलती गई, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दा पर फैसला होने लगा, यानी कि बहस चलने लगा। उसमें क्या कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भाव और व्यक्त करने के लिए भी लिखा। लेकिन ये सारी स्रोत उन लोगों ने रचे जो लोग पढ़े लिखे। पहले ज़माना में क्या होता है, यदि आप 10 से 15 साल पहले चले जाएँ तो उतने लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। यदि किसी से लेटर भी लिखाना होता था तो किसी पढ़े लिखे आदमी के पास जाना पड़ता था। यहीं पे वही कहता है कि विचार को फैलिए, इनको उसमें तो पुस्तक तो आ गई थी, लेकिन पढ़ने लिखने वाला आदमी ही नहीं था। पढ़ने लिखने वाला भी आदमी नहीं था। जिस समय ये पता भी नहीं चलता है आदिवासी और किसान खानदानों में काम करने वाला मजदूर या सड़क पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह से अनुभव करते। इससे हमें क्या कहता था, पढ़ाई उस समय क्या थी, पढ़ाई भी बहुत कम हुआ करती थी। तो इसमें क्या होता था, इसमें इसलिए हमें क्या होता है, वहाँ के आदिवासी किसान खानदानों काम करने वाले मजदूर किस तरह से अपने गुजारा करते थे, किस तरह से अपना पेट पोषण पालन पोषण क्या करता था, इसे गुजारा करते, ये भी पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम थोड़ी और मेहनत कोशिश करें तो इसके बारे में जानना सकेंगे। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आने लगेगी। दोस्तों, तो आज के साथ ही हमारा वीडियो ख़त्म होता है। थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। ये क्या करें, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। इससे क्या होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है और अब अपने आप में सोच के क्वेश्चन को क्या करें, बनाने की कोशिश कीजिए और अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, किसी भी चीज़ को हमें याद नहीं करना है, उसे समझने की कोशिश करना है। जो कि आज पढ़े ऐसा हमें पढ़ना चाहिए कि दोबारा हम इस जो इतिहास है उसको पढ़ने दोबारा हमें पढ़ाई ना करना पड़े। इसी के साथ हम आज का वीडियो ख़त्म करना चाहते हैं। यदि आपको दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि हमें कुछ खूबी दिखती है या हमें कुछ बुराई दिखती है तो कमेंट में लिखकर बताया कीजिए, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।